किसान भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कृषि विकास दर 6% होने की उम्मीद, आगामी मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना। इस वर्ष 9 करोड़ किसानों को मृदा कार्ड वितरण का लक्ष्य, किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान। इस वर्ष 100 जिलों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य। लखनऊ के 4 किसान दीनदयाल अंत्योदय किसान पुरस्कार से सम्मानित। किसानों से फसल बीमा कराने की अपील। और रोपण सामग्री की कमी आलू की खेती में सबसे बड़ी बाधा। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग को उम्मीद है कि यदि इस वर्ष मानसून सामान्य रहा तो 6% कृषि विकास दर हासिल किया जा सकता है। आयोग के एक सदस्य ने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए पिछले 2 साल बहुत खराब रहे, जिससे कृषि विकास दर नकारात्मक रही, मगर इस वर्ष अच्छी वर्षा की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे जहां खेती का रकबा बढ़ेगा वहीं उच्च उत्पादकता के जरिए कृषि विकास दर में भी उछाल आएगा। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6% तक कृषि विकास दर हासिल की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014-15 में कृषि विकास दर 0.25% और वर्ष 2015-16 में 1.2% रही है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। वेदर रिस्क मैनेजमेंट ने इस वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा की भविष्यवाणी की है। अपने पूर्वानुमान में मैनेजमेंट ने कहा है कि जून माह में सामान्य से 25% अधिक वर्षा होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जून महीने के बाद वर्षा का औसत घटता जाएगा, जो मानसून सीजन के अंत तक सामान्य के आसपास रहेगा। 1 जून से 30 सितंबर तक औसतन कुल 89 सेंटीमीटर बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अपेक्षाकृत कम होगी। केंद्र सरकार किसानों, खेती और मृदा स्वास्थ्य के प्रति काफी चिंतित है। इसका प्रमाण है मार्च 2016 तक 1 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाना तथा वर्ष 2017 के अंत तक 9 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का लक्ष्य। इस समय परंपरागत तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 8000 से अधिक जैविक क्लस्टर कार्य कर रहे हैं। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य कौशल किशोर ने किसानों से जैविक खेती करने का आह्वान किया है। उन्होंने किसानों से कहा है कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित संकर बीजों के स्थान पर स्थानीय रूप से विकसित देसी प्रजातियों के बीज को ज्यादा अपनाएं। उन्होंने कृषकों से बेहतर मृदा स्वास्थ्य एवं कृषि आय बढ़ाने के लिए जैविक खाद अपनाने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस वर्ष देश के 100 जिलों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस वर्ष के अंत तक इन जिलों की सिंचाई योजना तैयार हो जाएगी। इस प्रकार शुष्क एवं सूखे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी का उपयोग करने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। लखनऊ जिले के 2 महिला कृषकों समेत 4 उन्नत किसानों को दीनदयाल अंत्योदय किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अपनी सीमित जोत से अधिकतम आय अर्जित करने के लिए प्रदान किया गया है। सम्मानित किए गए कृषकों में गोसाईगंज विकासखंड के रमेश वर्मा, सरोजिनी नगर विकासखंड के रामचंद्र यादव व श्रीमती कमला देवी तथा मोहनलालगंज विकासखंड की श्रीमती बिटाना देवी सम्मिलित है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने का आह्वान किया है। योजना के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अपनी फसलों का बीमा कराने हेतु खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% तथा उद्यान व व्यावसायिक फसलों के लिए मात्र 5% का अंशदान देना होगा, जिसे लघु एवं सीमांत कृषक भी सुगमता से अदा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में अंशदान का शेष भाग सरकार वहन करेगी। श्री सिंह ने किसानों से यह आह्वान लखनऊ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए किया। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, किंतु रोगमुक्त गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का उत्पादन आलू की कृषि में एक मुख्य रुकावट है तथा देश को अच्छे और गुणवत्ता युक्त आलू के बीजों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में हम फार्म प्रबंधन अभ्यासों के दृष्टिगत रखते हुए केवल 60.8% फसल को ही प्राप्त कर पाते हैं। करनाल में शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 के दौरान 20.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की गई, मगर उससे कुल 48.0 मिलियन टन ही उत्पादन प्राप्त हुआ। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 1535 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 1660 रूपये, उन्नाव में 1500 रूपये और लखनऊ की मंडी में 1610 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में
चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 2100 रूपये, मेरठ में 2530 रूपये, उन्नाव में 2190 रूपये और लखनऊ की मंडी में 2125 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 1000 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 490 रूपये, उन्नाव में 525 रूपये और लखनऊ की मंडी में 830 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 1000 रूपये, मेरठ में 970 रूपये, उन्नाव में 1100 रूपये और लखनऊ की मंडी में 1015 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 750 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 470 रूपये, उन्नाव में 810 रूपये और लखनऊ की मंडी में 900 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 2400 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 810 रूपये, उन्नाव में 2000 रूपये और लखनऊ की मंडी में 3000 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 750 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 820 रूपये, उन्नाव में 540 रूपये और लखनऊ की मंडी में 800 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लौकी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 950 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 830 रूपये, उन्नाव में 1100 रूपये और लखनऊ की मंडी में 1300 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लहसुन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 4800 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 3650 रूपये, उन्नाव में 4600 रूपये और लखनऊ में 4500 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 2000 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 860 रूपये, उन्नाव में 1850 रूपये, लखनऊ में 2000 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 6300 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 5080 रूपये, उन्नाव में 5800 रूपये और लखनऊ की मंडी में 6600 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पपीते का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 1550 रूपये, मेरठ में 750 रूपये, उन्नाव में 1500 रूपये और लखनऊ की मंडी में 1450 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में अरहर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 12500 रूपये प्रति क्विंटल, मेरठ में 10840, उन्नाव में 11300 और लखनऊ की मंडी में 12300 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उड़द का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 10,000 रूपये, मेरठ में 10,500 रूपये, उन्नाव में 9,725 रूपये और लखनऊ की मंडी में 10,070 रूपये प्रति क्विंटल भाव रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा।
बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, अगर हम सब्जी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी खेती अच्छी होती है, मुनाफा ज्यादा होता है, हम खुशहाल होते हैं। और इस समय अगर हम लता वर्गीय सब्जियों की खेती की तैयारी करें या उसको करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आगे हमारी खेती फायदे में रहेगी। लता वर्गीय सब्जियों की खेती हम किस तरह से करें, उसमें क्या क्या चीजें अपनाएं, क्या वैज्ञानिक विधियां करें जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, शाक भाजी विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो लता वर्गीय सब्जियां हैं इनकी खेती करने के क्या फायदे हैं किसानों को? देखिए, जो लता वर्ग है ये बहुत बड़ा वर्ग है, इसमें बहुत सारी सब्जियां आती हैं और इसमें केवल किसान को ही फायदा नहीं है, जो हम लोग खाने वाले हैं सभी को इसमें बहुत फायदे हैं। कहने का मतलब उपभोक्ताओं को भी बहुत फायदा है। जी हाँ जी। किसान के लिए फायदा ये है, इस मौसम में ये सारी सब्जियां बहुत अच्छी अपनी उपज देती हैं। दूसरी बात ये है कि उपभोक्ता के लिए ये खाने में बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, खाने में सुपाच्य होती हैं और जो इनकी प्रकृति है वो शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली है। जी। तो चूंकि काफी गर्मी का मौसम है, इसलिए ऐसी दशा में इन सभी सब्जियों का लगातार कई महीने तक बाजार में इनकी उपलब्धता बनी रहती है। और सब्जी ही नहीं, केवल सलाद, इसके अलावा इसका सूप, इसके अलावा इनका औषधि महत्व और सबसे स्वादिष्ट मिठाइयां इनकी तैयार होती हैं, इसलिए इनका बहुत महत्व है। जी, बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब ने कि अगर हम खेती करते हैं तो कहने का मतलब कि बाजार में इसकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत तरह से इसका उपयोग होता है और निश्चित रूप से हम फायदे में रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि क्या दशाएं होनी चाहिए अगर किसान खेती करना चाहता है लता वर्गीय सब्जियों की? देखिए, जहां तक दशाओं की बात है, यहाँ की परिस्थितियों में बहुत ही अनुकूल दशाएं हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह कि भारी मिट्टी से लेकर के हल्की मिट्टी तक इसकी खेती हो सकती है। हर तरह की मिट्टी में खेती हो सकती है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि सबसे अच्छी कहाँ हो सकती है खेती, तो अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें बहुत अच्छी फसल इसकी होगी। और मिट्टी की जहां तक बात है, 5.5 से लेकर के 7.8 pH मान तक की जो मिट्टी है उसमें बहुत अच्छी खेती होती है। यानी कि ना तो बहुत अम्लीय मृदा होनी चाहिए, ना बहुत क्षारीय मृदा होनी चाहिए। ऐसी pH मान वाली मिट्टी में इनकी खेती बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई खेती करने के लिए मन बना चुके हैं या बनाए हुए हैं तो सबसे पहला बिंदु है खेत की तैयारी। तो इन सब्जियों में खेत की तैयारी पर क्या ध्यान रखें? बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है विनय जी। ऐसा है कि ये जो गर्मी का मौसम है इसमें भी ये सब्जियां होती हैं और अभी इसके बाद जो बरसात का मौसम आएगा उसमें भी ये सब्जियां होती हैं। लेकिन थोड़ी सी इनमें अंतर है और वो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि गर्मियों में हमको जल्दी जल्दी सिंचाई भी करनी है और बहुत तेज आंधी तूफान भी इसमें आते हैं और ऐसी दशा में हमको फसल को बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है। इसके लिए क्या करें, उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी नालियां बनाओ जिससे हवा से ज्यादा नुकसान न हो। जी हाँ, नुकसान ऐसे बचेगा इसका कि जो आप देखते हैं तेज हवाएं आती हैं वो हमेशा पश्चिम छोर से ही आती हैं। जी, लू चलने लगती है। जी हाँ, तो जो नाली बनाएंगे उसकी मेड़ पर आप बुआई जब करेंगे तो इसकी बेल जो बढ़ेगी उसको उसी पूरब की दिशा में इसको बढ़ने देंगे। जी। और जब कभी बीच में आप सिंचाई करते हैं तो वो वहां पर उसके तने में मिट्टी को रख देंगे, उससे वो अपनी जगह पर दबी रहेगी। जी। जब तेज आंधी आती है होता क्या कि बेल उलट पलट हो जाती है, उससे उसके फूल कलियां उलझ करके टूट के गिर जाते हैं। जितने इसमें पुष्प गिरेंगे, आप जानते हैं इसमें नर पुष्प मादा पुष्प अलग होते हैं, जितने पुष्प इसमें टूट करके गिर जाएंगे उतने ही फलों का आपको नुकसान होगा। जी। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छी आपको नाली और मेड़ बना करके उस पर बुआई करनी चाहिए। ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर छोटी छोटी बातें हैं इनको हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा और जो मौसम की मार होती है उससे भी हम बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी अच्छी प्रजातियां हैं जिनका हम चुनाव करें अपनी लता वर्गीय सब्जियों के लिए? देखिए, इसमें जो प्रमुख सब्जियां हैं हमारी,
इनमें लौकी है, तरोई है, करेला है, कद्दू है। जी। वैसे तो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा सारी परिवार है, होती हैं। इसमें बहुत जी। सारी सब्जियां आती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से बाजार में इन सब्जियों की मांग ज्यादा रहती है। तो शायद किसान भाई हमारे अपनी बाजार की मांग के अनुरूप वही सब्जी लगाएंगे और जिस प्रजाति की ज्यादा मांग है उस प्रजाति को वहां पर लगाएंगे। तो जहां तक इस उत्तर प्रदेश के इस मैदानी हिस्से की बात है, यहाँ पर जो प्रजातियां बहुत पसंद की जा रही हैं, यहाँ के लिए जो संस्तुत हैं और अच्छी उपज दे रही हैं, उनमें से लौकी की अगर बात करते हैं तो इनमें आजाद हरित है, हमारे विश्वविद्यालय से विकसित की हुई प्रजाति। आजाद नूतन है, कल्याणपुर लंबी हरी है। इसके अलावा जो है इसमें आप देखिए गोल की भी मांग होती है। जी, जी। तो पूसा समर प्रोलिफिक गोल भी आती है और लंबी भी आती है। लौकी की बात जी है। हाँ जी। तो ये देखना है किसान भाइयों को कि मांग किसकी ज्यादा है, जी। किस प्रजाति की, और औसतन जो एक परिवार के लिए आवश्यक है उतने बड़े फल की आजकल मांग ज्यादा चल रही है। जी, बहुत बड़ी बहुत बात। लंबे बहुत छोटे फल की मांग नहीं चल रही। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा फल पैदा करें, जी हाँ। लेकिन हो सकता है कि बाजार में उसका उतना अच्छा मूल्य ना मिले, हाँ, क्योंकि नहीं छोटे मिलता। परिवार हैं तो ऐसा साइज हो जो या ऐसा आकार हो जो पूरे परिवार के काम आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े कद्दू, बहुत लंबी लंबी लौकी रखी जाती हैं, लेकिन एक आम परिवार जो आज बहुत छोटा हो गया है उसके लिहाज से कितना बड़ा फल चाहिए, बाजार में वही बिकता है। और लोग अब स्वास्थ्य के प्रति चूंकि बहुत जागरूक हो गए हैं, जानते हैं हमको कटे हुए फल और कटे हुई सब्जियां नहीं खरीदनी है। जी, बिल्कुल। तो इन सब्जियों को काट काट करके बेचा जाता था। अब लोग चाहते हैं कि इतने वजन का फल मिल जाए कि हम पूरा फल घर ले साबुत मिल और जाए। हाँ साबुत मिल जाए और सब्जी बने और वो खत्म हो जाए। जी। तो इस तरह से लौकी की प्रजातियां हो गई। तरोई में है आजाद तरोई एक है, पूसा चिकनी है, और हमारी कल्याणपुर हरी चिकनी प्रजाति है। और करेला की अगर बात कर लें, बड़े अच्छे औषधि महत्व हैं इसके, जी, बड़े बिल्कुल। स्वाद में मांग भी बहुत सब बहुत मांग है, पूरे साल भर करेले की मांग रहती है। तो गर्मी के लिए हमारी जो प्रजाति है वो कल्याण सोना है, बहुत अच्छी प्रजाति है, चल रही है। कद्दू की बात करें तो पूसा विश्वास है, अर्का चंदन है, और हमारी जो प्रजाति है बहुत बड़े मात्रा में उसकी मांग है, आजाद पंपकिन एक जो प्रजाति है, ऊपर से जो छिलका है उसका बिल्कुल हरा रहता है और उसमें जो गूदा है काफी अच्छी मोटाई है, औसत आकार का है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए बाजार में बहुत अच्छी मांग है हमारी प्रजाति की। डॉक्टर साहब एक बात और चलते चलते आप बताइए कि जो किसान भाई फसल बिजा चुके हैं, जम गई है जिनकी फसल, उनकी देखभाल कैसे करें, उनका खाद पानी की व्यवस्था क्या करें? देखभाल किसान भाइयों बहुत आवश्यक है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बुआई के दिन से ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि खेत को हम कैसे बेहतर ढंग से पूरी फसल को लेकर के चलें और आखिरी तक आपको अच्छा लाभ को दे जाए। जी। तभी हम जो आपको खेती बता रहे हैं उसमें हम सफल होंगे और अपनी आय बढ़ाने में सफल होंगे। तो आपको सिंचाई, पहली बात तो ध्यान रखना है, चूंकि गर्मी का समय है इसलिए आपको केवल उन्हीं नालियों में सिंचाई करनी है हर सप्ताह, क्योंकि गर्मी की बात है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी की मांग बढ़ेगी, तो उन नालियों में केवल आपको सिंचाई करनी है। बाकी का जो बीच का 2 नालियों के बीच का हिस्सा है, जब कभी निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी तो शुरुआती अवस्था में तो जब वो खाली पड़ा होगा तो कल्टीवेटर से उसमें जुताई कर सकते हैं। और जब आपको नत्रजन की 2 खुराक बाद में देनी होंगी वो इसी नाली में आपको दे देनी है। यहाँ पर नमी रहेगी, यहीं पर बुरकाव कर देंगे पौधे के आसपास और आसानी से उसको मिल जाएगा। तो ये एक तो बात हो गई, खेत में आपको बेहतर देखभाल यहाँ पर इस प्रकार से करनी है। और आखिरी बिंदु ये है आपके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर नुकसान सबसे ज्यादा आपका होता है, फसल की तुड़ाई के उपरांत आपका नुकसान जो होता है जी। उसको हमको मिनिमाइज करना है। जी, जी। वो कैसे मिनिमाइज होगा? आपको ऐसी दशा में खाने योग्य फल जब होते हैं बाजार में, जिन सबसे जल्दी पसंद किया जाता है, उस अवस्था में आप इसको तुड़ाई करें और ज्यादा ओवर मैच्योर, ज्यादा पकने न पावे जो नरम सब्जी होती है उसी अवस्था में उसकी मांग ज्यादा होती है। इसके बाद उसकी पैकिंग इतनी अच्छी करें, अखबार में लपेट करके और डलिया में रख के सुरक्षित ढंग से जल्दी से बाजार इसको भेजे, तब आपको भरपूर लाभ मिलेगा किसान भाइयों को। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार इस सप्ताह मौसम का रुख मिला जुला रहेगा। कभी खिली धूप निकलेगी और कभी बदली छाई रहेगी। मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार लखनऊ व आसपास के क्षेत्रों में आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तथा खिली धूप निकली। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर रही तथा आर्द्रता 15% दर्ज की गई। वहीं 9 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 12% रहेगी और आसमान में भारी बादल छाए रहेंगे। जबकि 10 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 12% रहेगी और सुबह बदली रहेगी। जबकि 11 अप्रैल को तापमान में थोड़ी और वृद्धि होगी तथा अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 12% रहेगी और सवेरे बदली छाई रहेगी। जबकि गोरखपुर मौसम केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तथा 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और आर्द्रता 13% दर्ज की गई। वहीं 9 अप्रैल को गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 27 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 11% रहेगी और भारी बादल छाए रहेंगे। जबकि 10 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 11% रहेगी और सुबह बदली छाई रहेगी। जबकि 11 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 28 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 11% रहेगी और सवेरे बादल छाए रहेंगे। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।